Morning. Now we are in the last topic of the surface chemistry, that is the properties of colloidal solution. उसके अंदर हमने कुछ डिस्कस कर रखी हैं, कुछ अभी डिस्कस करते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। उसमें नंबर 1 है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर टिंडल इफेक्ट, देन कलर, देन ब्राउनियन मोशन, then charge on colloidal particles, electrophoresis and coagulation. These 7 properties we have to discuss. And first is that colligative property. तो जो colloidal particles होते हैं वो colligative property show करते हैं, colligative property show करते हैं, लेकिन ये less amount में colligative property show करते हैं क्योंकि जो mass होता है colloidal particle का ज़्यादा होता है और उससे मोल फ्रैक्शन कम हो जाती है, तो नेग्लिजिबल कम अमाउंट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर शोइंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बट इन लीस्ट अमाउंट, सो नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। फिर नंबर 2 टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। टिंडल इफेक्ट आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ रहे हो। टिंडल इफेक्ट इज व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे सन रेज आती है क्लाउड्स में से होती हुई, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इज क्लियर? ट्रीज में से लाइट कट होके आ रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन पड़ा है और ट्रू सॉल्यूशन में से आप लाइट क्रॉस करते हो तो वो आपको लाइट स्कैटर होके नहीं दिखेगी। स्टार्टिंग से देखोगे, मान लो ये बीकर है तो इधर लाइट दिखेगी, और अगर आप इसी लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में से देखते हो, ये मान ले कोलाइडल सॉल्यूशन है का ग्लास है, तो आपको लाइट ट्रांसपेरेंट दिखेगी ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन में से। तो टिंडल इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में लाइट स्कैटर होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 1 नंबर का सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये मान लो ये बीकर है और लाइट इधर से आ रही है और सामने से इधर से आप खड़े हो तो आपको ग्लास साफ दिखेगा, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर आओगे, मतलब आपकी साइड से आओगे, तो यहाँ नहीं दिखेगा। तो टिंडल इफेक्ट इज व्हाट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवर्ड बाय द टिंडल साइंटिस्ट। सो यू मस्ट, आई होप सो दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक वेरी वेल, सो नो नीड टू डिस्कस टू मच मोर। आप इसको एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। फिर इसको हमने डिफरेंस के रूप में भी लिया था, जब मैंने सॉल्यूशन के डिफरेंस करवाया था तब भी बताया था। थर्ड आता है कलर। कलर, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कलर डिपेंड करता है हाउ मच लाइट दे एब्जॉर्ब एंड हाउ मच इट इज स्कैटरिंग, देन दे आर शोइंग कलर आल्सो। कलर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड देन स्कैटर्ड। जैसे मान ले गोल्ड के कलर है, तो गोल्ड अगर आपके पास बड़े पार्टिकल के रूप में पड़ा है, लार्ज पार्टिकल में, तो वो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है। उसके पार्टिकल का साइज छोटा करोगे तो हल्की रेडिश में आ जाएगा, पर्पल में आ जाएगा। ये भी आपको एनसीईआरटी में डाटा गिवन है कि अगर पार्टिकल बड़ा है ना तो उसका सिर्फ गोल्ड के रूप में बात कर रहे हैं तो येलो है, फिर पर्पल, फिर ग्रीन, ऐसे। लेकिन आप ऐसे हर किसी का मत मान लेना। It will depend upon particle size and then color variation, and finally it will depend upon the light absorbed and then scattered. And colloidal particles are also showing, they are having ions, so they are showing the color also. Then next is that Brownian motion. Brownian motion I had discussed with you a number of times. Brownian motion zigzag motion है, जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका कॉम्पिटिटिव में, व्हाई द मिल्क विल नॉट सेटल डाउन? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द ब्राउनियन साइंटिस्ट एंड देयर इज an unbalanced force between the dispersion phase and dispersion medium, due to which a force exerted that will work against the force of gravity and that solution will not settle down. I had discussed in the previous lecture, you can see in the previous lecture. और मिल्क की 2 फेजेस होती हैं, एक फैट और एक वाटर, ये भी ध्यान रखना आपने। और कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं होता ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, इसी को आप जिगजैग मोशन बोलते हो। इसमें ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं जाता,
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, पार्टिकल्स के बीच में अनबैलेंस्ड कोलिजन्स होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है अब चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, टफ भी है, इजी भी है, कॉन्सेप्ट भी है। तो बेटा अगर आप हमारे यहाँ स्टडी कर रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि 90+ कैसे लाने हैं। दोनों तरह का काम होता है बेटे। हमारे पास फुल टाइम है तो कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं। अब चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो चार्ज है ना बेटा, चार्ज एक कोलाइडल पार्टिकल पर 3 तरफ से आता है बाय 3 मीन्स। नंबर 1 ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता ना, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो चार्ज आ जाएगा। नंबर 2 प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, यह भी समझाता हूं, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन की वजह से आएगा। और नंबर 3 हेल्महोल्ट्ज लेयर या डबल लेयर, डबल लेयर की वजह से ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन कैन गेट द चार्ज बाय 3 मींस, बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग, बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन एंड बाय डबल लेयर। इसमें से जो सबसे ज्यादा वैलिड है वो है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। उसके प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उसको समझाते हैं और फिर डबल लेयर को बढ़ाते हैं। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन छोड़ना मत बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कैसे आता है ये, और ये इसको एक एग्जांपल लेके करते हैं हम। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे कि जैसे सपोज कर लो हमारे पास हमने KI के सॉल्यूशन को, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स कर दिया, तो वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग AgI as a precipitate and KNO3 सॉल्यूशन में रह जाएगा। गॉट इट? ध्यान से। अब आपने एक बीकर लेना है, इस बीकर के अंदर आपने थोड़ा इसे इधर कर लेते हैं, फिर डिफरेंस ना देंगे, दोबारा से लिख लेते हैं। इसके 2 एग्जांपल है, दोनों ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में बेटा आपने लिया, मैंने KI को AgNO3 के अंदर मिक्स कर दिया। व्हाट आई एम गेटिंग, तो मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना बेटे, आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये किसका सॉल्यूशन है बेटे? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। आपने इसके अंदर थोड़ा सा KI मिक्स किया, यू आर मिक्सिंग इट इन इट पोटेशियम आयोडाइड। तो फाइनली होगा क्या, अब पोटेशियम आयोडाइड, ये आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है सिल्वर नाइट्रेट का, पोटेशियम आयोडाइड जब आप पॉजिटिव नेगेटिव एज इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो इट विल रिएक्ट। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सिल्वर भी है, नाइट्रेट भी है। हमेशा ध्यान रखना, जो आप डालोगे उसकी अमाउंट ऑलवेज लिटिल होगी, कम होगी ना, दैट इज ऑलवेज पुटिंग इन द लिटिल अमाउंट, and AgNO3 we are having in excess. Finally what happened, the reaction takes place and AgI is precipitated, AgI is precipitated। अब AgNO3 ने जो सॉल्यूशन के अंदर था, Ag और NO3, उस Ag ने सारे I को एब्जॉर्ब कर लिया, उससे AgI का PPT बन गया। ठीक है बच्चा पार्टी? अब सॉल्यूशन के अंदर बचा क्या, अब सॉल्यूशन के अंदर एक NO3 बच रहा है, बिल्कुल सही बात है, I तो खत्म हो गया, एक Ag बच रहा है, बिल्कुल सही बात है, एक ऊपर से K प्लस आया, ये बच रहा है। अब सॉल्यूशन के अंदर ये 3 है। अब हमारी बात चल रही है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन की। अब AgI सोल बन गया। अब AgI सॉल्यूशन में देखेगा कि इसके जैसी सेम स्पीसीज कौन सी है, या वो मुंह से बोल देगा कि AgNO3 एक्सेस में है, या जो बीकर में पड़ा होगा वो एक्सेस में है। एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट था,
सिल्वर नाइट्रेट ने KI से रिएक्शन की, AgI का तो येलो PPT बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर AgI के जैसा कॉमन कौन है? AgI के जैसा कॉमन Ag है, तो AgI इसके साथ स्टिक हो जाएगा स्लैश AgI, इसको बोलेंगे पॉजिटिव सॉल्व, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आपके पास KNO3 का सॉल्यूशन बच जाएगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जो आप बात कर रहे थे, दैट इज व्हाट KNO3 इसके साथ बच जाएगा। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डरना मत। He will speak from his mouth or by the diagram you can judge which we are having in beaker, that is in excess। तो अब वो बोलता है पॉजिटिव और नेगेटिव सोल कैसे बने, इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। जब AgI बन गया तो एक्सेस में कौन है जो बीकर में पहले लिया हुआ है, या वो क्वेश्चन में बोलेगा कि ये एक्सेस में है, तो वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है। इज इट क्लियर? मान लो मैं साइंस का टीचर हूं, मैं साइंस के बच्चे को पिक करूंगा, कॉमर्स के बच्चे को पिक नहीं करूंगा, तो वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है। इसका ये पॉजिटिव सोल बन गया, पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही अगर अब की बार मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूं, अब की बार मैं बीकर में मैं वापस रिएक्शन कर रहा हूं, लेकिन बीकर में आपकी बार मेरे पास KI है, तो KI बीकर में है, इट मींस ये एक्सेस में है, और ये रहा बेटा KI इन एक्सेस। अब इसके अंदर आप पोर कर रहे हो AgNO3, नाउ यू आर पुटिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ AgNO3। भाई जो ऊपर से डालोगे तो थोड़ा ही डालोगे ना, पूरा थोड़ा ना डालोगे, तो ये लिटिल अमाउंट में है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो रिएक्शन क्या होगा बेटे, अब KI रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, लेकिन एक्सेस में कौन है, एक्सेस में आपकी बार KI है, तो फिर जो KI है ना, ये I एक्सेस में है, वो Ag को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके पास वापस AgI तो बन गया, लेकिन इसके साथ सोल कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि बीकर में एक्सेस में कौन है। अब बीकर के अंदर आपके पास एक K+ है, बिल्कुल है, एक NO3 ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल है। अब जो I एक्सिस में है उसने Ag को तो एब्जॉर्ब करके AgI बना दिया, तो Ag तो कंज्यूम हो गया, तो बचा कौन, I नेगेटिव। तो I नेगेटिव इस AgI के साथ कॉमन है, तो वो बोलते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। तो AgI will see in the solution that out of these three which one is common with AgI, that will stick here, and that you are getting preferential absorption। तो we are getting the negative सोल, अब बन जाएगा ये साथ में I नेगेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपके पास जो बच जाएगा that is KNO3, वो बचा रहेगा। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। जब भी हमारे पास एक सोल बन जाएगा, या तो वो यहाँ पे लिख देगा कि एक्सेस में है, एक्सेस में है तो दूसरा तो खत्म हो गया, तो जो बच जाएगा वो उसके साथ आएगा, नहीं तो ये डायग्राम बना के देता है। एक बार CBSE में या कॉम्पिटिटिव में डायग्राम बना के आया हुआ है, उससे अंडरस्टूड करना है कि जो बीकर में लिया हुआ दैट इज इन एक्सेस, और जो हम पोर कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज इन लिटिल अमाउंट। ओके, आई होप सो यू गॉट क्लियर। नहीं आया तो फिर वापस पूछ लेना। अब आ जाता है थर्ड वाला, डबल लेयर। डबल लेयर के ऊपर हम देखते हैं, डबल लेयर में क्या होता है बेटा, डबल लेयर के अंदर आपके पास आ रहा है, इसे रब कर रहा हूं। डबल लेयर में क्या होता है बेटे, जैसे मान लो कोई भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलॉइडल सोल बन गया, तो या तो वो पॉजिटिव होगा, मान लो ये कोलॉइडल सोल बन गया, तो या तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छे से डायग्राम क्लियरली नहीं समझाया हुआ एनसीईआरटी में, तो ये पॉजिटिव है, मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब सॉल्यूशन में और भी तो आयंस होंगे, अब जो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे एक सेकंड लेयर बन जाती है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो सेकंड लेयर है ना उसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर, या उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर, मोबाइल लेयर। और जो अंदर वाली है वो वाली कहलाती है फिक्स लेयर, फिक्स लेयर, और इसको बोलते हैं
अब इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज। अब इसी के ऊपर एक आता है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बेटा जो एक आपके पास कोलैटरल सोल के ऊपर कुछ भी चार्ज होगा, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। मैंने अभी पॉजिटिव वाला ले लिया तो ये सॉल्यूशन के अंदर अपोजिट चार्ज कैंस को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना, दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस between the mobile layer and fixed layer. The potential difference between mobile layer and fixed layer या diffuse layer is called zeta potential। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे बेटा, उसके अंदर आपके पास हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन डिस्कस करेंगे और थोड़े से यूज बताएंगे। बाकी सारे यूजेस नहीं बताऊंगा, वो आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट यूजेस मैं डिस्कस करूंगा और इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। उसके अंदर मैं जेईई मेंस नीट का आपको गोल्ड नंबर बताऊंगा और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बताऊंगा। और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स तो आजकल तक सीबीएसई में नहीं पूछे गए हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।